हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आइए अब स्टार्ट करते हैं। जिससे ऐसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर संगठनात्मक संरचना होती क्या है। तो आइए जानते हैं। It is a system that outlines how certain activities are directed to achieve the goals of an organization. These activities can include rules, roles, and responsibilities. The organizational structure determines how information flow between levels within the company. क्या कहने का मतलब है, बोला गया है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है ताकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम अचीव कर पाए। बोला कि इस एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या किसको रोल करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये भी निर्धारित करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होगा बिटवीन लेवल्स विद इन द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर जितने भी लेवल है, टॉप, मिडिल एंड लोअर, उसके बीच में इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाएगा आएगा, तो उसके बारे में भी ये बात करता है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है लिसनर्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर जो आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फंक्शन से ही पता चल रहा होगा कि नहीं किसी किसी काम को बात कर रहे हैं ये लोग। तो फीचर्स की बात करें तो ग्रुप एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस और रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शंस आर क्रिएटेड। बोला गया है इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं, विशेषता की, तो लिसनर्स इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि उनके फंक्शन और रोल्स के बेसिस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अलग होंगे, फाइनेंस फाइनेंस में अलग होंगे, प्रोडक्शन में अलग होंगे, तो उस तरीके के डिपार्टमेंट भी क्रिएट किए गए हैं यहाँ पर। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर को अगर हम रखते हैं तो क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होगी। तो पहली बात तो ये है कि स्पेशलाइजेशन आएगी। अब सोचिए, एक ही तरीके के स्किल्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एम्प्लॉयज बार बार करता है तो स्पेशलाइजेशन आएगी। वही चीज मैंने लिखी भी है, जैसे कि एम्प्लॉयज डेवलप एक्सपर्टाइज इन देयर फंक्शनल एरिया, यानी जिस एरिया में भी वो काम करना जानता है वो एक्सपर्ट हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी, यानी कि बोला गया स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस। उसको बार बार करेगा तो उसको पता होगा कि उसको किस काम को ज्यादा अच्छे से करना है, किस काम को वो कर पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेज। तो पहला आता है लिसनर सीलो इफेक्ट। मतलब क्या होता है इसका, डिपार्टमेंट में नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर। जब डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण ढंग से, उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड व्यू, यानी एम्प्लॉयज में फोकस टू नैरोली ऑन देयर फंक्शन रेदर देन द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज को बता दिया गया सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, बल्कि पूरे गोल पर उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन वाइज है तो ये सिर्फ उसी फंक्शन पे, उसी कार्य पे फोकस करते हैं, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते, गोल्स पे ध्यान नहीं देते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर यानी डिवीजन के बेसिस पर जो स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला फीचर्स दे रखा है लिसनर्स, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज अराउंड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और जोग्राफिक लोकेशंस। ईच डिवीजन ऑपरेट्स एज अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट विद इट्स ओन रिसोर्सेज। कहने का मतलब है इसमें एक्टिविटीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और जो भी ज्योग्राफिक लोकेशन होती है उसके बेसिस पर, यानी डिविजनल डिवीजन के तौर पर हम बता देते हैं कि इस एरिया में आपको काम करना है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके की सर्विसेज आपको वहां पर देनी है, इस ज्योग्राफिक एरिया में आपको बेसिकली, यानी कि इस लोकेशन पर आपको जाना है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जितने भी डिविजन बनते हैं वो सेमी ऑटोनोमस यूनिट के बनते हैं जिनके खुद के रिसोर्सेज होते हैं। अब एडवांटेज की बात कर ले तो फोकस, ईच डिवीजन फोकस ऑन इट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मार्केट और रीजन, यानी कि सब डिवीजन को आपने अलग अलग बोल दिया कि लखनऊ में अलग, कानपुर में अलग, इस तरीके से अगर आपने अलग अलग डिवीजन कर दिया है तो सब अपने अपने प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे, अपने अपने मार्केट और रीजन, अपना जो एरिया है उस पर फोकस करेंगे। दूसरा आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें बोला गया है डिविजन कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन देयर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, यानी कि क्या होता है कि अगर कोई भी चीज इन्वायरमेंट में चेंज हो रही है, जैसे मार्केट में कोई चीज चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इस तरीके में तो क्या होता है कि चेंजेस जो होते हैं क्विकली अडॉप्ट कर पाते हैं हम इस डिविजन्स के तौर पे, यानी कि इस डिविजन्स जो भी इनके डिविजन्स होंगे वो आराम से क्विकली जो भी होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर पाते हैं।
नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या होता है। तो डुप्लीकेशन, पहला बोला कि रिसोर्स में भी डुप्लीकेटेड अक्रॉस डिवीजन इंक्रीजिंग कॉस्ट, रिसोर्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, कॉस्ट जिसकी वजह से बढ़ सकती है, ये एक आपका डिसएडवांटेज है। दूसरा कंपटीशन ज्यादा होता है, यानी कि डिविजन्स को आपस में कम्पीट करना पड़ता है कोलैबोरेट करने की जगह, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है डिविजनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तीसरा हमारा आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, यानी कि फीचर्स इसके बात करें तो इसमें मैट्रिक्स मतलब आप लोगों को पता होगा लिसनर्स कि जब हम कोई भी दो चीजों की मिलाकर के बात करते हैं जिससे कंबाइंस फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर्स के जो भी दोनों फीचर्स होंगे सारी चीजें वो सब इनमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, इंप्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंप्लॉयज जो होते हैं वो दोनों को रिपोर्ट करते हैं, चाहे फंक्शनल मैनेजर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कैन अडॉप्ट टू चेंजेस एंड हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इसमें बोला गया है कि ये चेंजेस को अडॉप्ट कर पाते हैं इजिली, और चाहे जितना टफ प्रोजेक्ट हो इसको भी हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन, यानी कि इंकरेजेस कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन अक्रॉस फंक्शंस, ये कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं और कॉपरेशन को भी, जब भी ये कार्य कर रहे होते हैं तो कोलैबोरेशन बेसिकली इनके जब भी ये काम करते हैं इनके स्ट्रक्चर में होता है, तो फंक्शन में कॉपरेशन होता है, ये एक फायदा होता है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स डिविजन डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, ड्यूअल रिपोर्टिंग लाइंस कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर आपको पता है कि ये फंक्शनल मैनेजर को बताना है या प्रोजेक्ट मैनेजर को बताना है, तो इस तरीके के किसको बताना है, तो इस तरीके से जो रिपोर्टिंग लाइंस होती हैं वो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मैनेजिंग द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। अब देखिए दो स्ट्रक्चर को मिला करके इसमें काम होता है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और चैलेंजिंग होता है, यानी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट इज फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें बात करें तो फ्यू और नो लेवल्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट बिटवीन स्टाफ एंड एग्जीक्यूटिव विद वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजर्स। कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं होता स्टाफ और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट का जो होता है इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉडर होता है, वाइड होता है। एडवांटेजेस क्या होती है कि अगर भाई अगर सिर्फ मैनेजर्स का इसमें कंट्रोल है, बीच में कोई नहीं है, मिडिल लेवल नहीं है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, जो ऊपर वाला जो भी टॉप लेवल बोलेगा तुरंत लोअर लेवल तुरंत कर देगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, यानी फ्यूअर लेवल्स ऑफ हायरार्की मीन फास्टर डिसीजंस। मतलब क्या है कि हायरार्की अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसमें हायरार्की नहीं है, इसमें बिल्कुल कम है, तो इसमें क्या होता है जल्दी जल्दी डिसीजन हम ले पाते हैं। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, और एम्प्लॉयज में हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, इस तरीके से क्या होगा, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट होगा, मतलब जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी भी होगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, ओवरवेलमिंग मैनेजर्स, इसमें क्या बोला कि ओवरवेलमिंग मैनेजर्स जो होती है डिसएडवांटेज होती है भी बिजनेस। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन ओवरलोड मैनेजर्स, ये मैनेजर्स पर ओवरलोड डाल सकता है, काम करने के जो भी चीजें होती है, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा ज्यादा है तो उससे क्या होता है मैनेजर भी ओवरलोड हो जाता है, मतलब उसमें प्रेशर पड़ता है, ओवरलोड मैनेजर्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ हमारा इसमें लिमिटेड होता है, मे नॉट बी सुइटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम, अगर आप बहुत बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहां पे सुटेबल नहीं होता है, चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लार्ज हो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसनर्स फिफ्थ पॉइंट की, हायरार्कल स्ट्रक्चर। अब हायरार्कल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके फीचर्स, हायरार्की मतलब जिसमें फॉलो हो रही हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे स्कूल में होता है मैनेजमेंट कोई भी चीज प्रिंसिपल को बताते हैं, फिर प्रिंसिपल जो है अपने स्टाफ को, स्टाफ से फिर वो बच्चों तक जाती है, पेरेंट्स तक जाती है, तो एक हायरार्की फॉलो हो रही है। तो इस तरीके की हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो फीचर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल मॉडल विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ हायरार्की, अभी मैंने बताया ना, देखिए बच्चों तक बात पहुंचने के लिए कहाँ से कहाँ तक बातें जा रही है, यानी कि पूरा हम हायरार्की को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज, यानी कि पूरा जो भी इन लोग ऑर्डर देते हैं टॉप मैनेजमेंट, तो वो एम्प्लॉयज तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या होंगे, तो क्लियर अथॉरिटी, यानी सबको पता है कि किसको कितने, किसके पास कितनी पावर है, यानी डिवाइन रिपोर्टिंग लाइन्स एंड अथॉरिटी लेवल, सबको बता देना कि आपको किसको किसको रिपोर्ट करना है और आपकी पावर क्या क्या है। अकाउंटेबिलिटी, यानी आंसरेबल किसके लिए हैं आप, तो इजियर टू मैनेज एंड कंट्रोल थ्रू क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो आप आराम से मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सी चीजें करनी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिजिडिटी, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कैन बी इनफ्लेक्सिबल एंड स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, यानी इनफ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल नहीं होता है, और ये स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, यानी कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो बहुत धीरे धीरे होता है। ब्यूरोक्रेसी होती है लिसनर्स, यानी रिस्क ऑफ एक्सेसिव पेपर वर्क एंड रेड टेप, यानी कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है इसमें और रेड टेप होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे आपको
हमारे चैनल पे आने वाले जितने वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फीचर्स की बात कर ले। सो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एंटिटीज, सप्लायर्स, पार्टनर्स। बोला गया है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करती है किसकी, एक्सटर्नल एंटिटी से, जो भी सप्लायर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं उनसे। दूसरा होता है हमारा often used by companies focusing on core competition competencies and outsourcing other activities। ज्यादातर कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है, ज्यादातर जब भी वो कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करती हैं या आउटसोर्सिंग पे या फिर दूसरे एक्टिविटीज पे, तो ये ज्यादा यूज होता है। नेटवर्क आप समझ ही रहे हो कहाँ कहाँ पर नेटवर्क आपका है, मतलब कहाँ कहाँ पर आप आपकी पहुंच है, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे सप्लायर से कितनी आप कितने सप्लायर्स को जानते हैं, कितने पार्टनर्स को, कितने आपको जो भी चीजों पर फोकस करना है तो उस एरिया के बारे में जानना, वही नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कैन इजिली अडॉप्ट टू चेंजेस एंड स्किल ऑपरेशन, आराम से इसमें चेंजेस को अडॉप्ट कर पाते हैं और जो भी चीजें कर पाते हैं, स्किल ऑपरेशंस कर पाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फोकस रिसोर्सेज ऑन कोर एक्टिविटीज एंड लेवरेज एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज, यानी कि हम रिसोर्सेज पर फोकस कर पाते हैं जो भी कोर एक्टिविटीज है उन पर, और एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज को भी देख पाते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, क्या क्या होगा, यानी लिवरेज एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज होती है। डिसएडवांटेज है लिसनर्स, पहला है कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें तो लेस कंट्रोल ओवर आउटसोर्स एक्टिविटीज। अब जाहिर सी बात है, आपका बाहर का लिंक है तो उस पर आपका कंट्रोल कम होता है। सो यही बोला गया कि एक डिसएडवांटेज है। दूसरा आता है डिपेंडेंसी, यानी कि रिलायंट ऑन एक्सटर्नल पार्टनर्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। आप दूसरे पार्टनर्स पर, जो भी बाहर के पार्टनर्स है, उन पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं इसमें और उनकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पे, तो ये डिपेंडेंसी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है, तो ये एक आपका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यानी कि जो भी एक्सटर्नल पार्टनर्स होंगे, जाहिर सी बात है जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बाहर के जो भी पार्टनर्स है, जो भी सप्लायर्स होते हैं, तो उन पर डिपेंड रहना पड़ता है हमें कि वो कब हमें सप्लाई करेंगे, कब क्या चीजें होंगी, जब हमें जरूरत है उस टाइम पर प्रोवाइड हो पाएगी कि नहीं। उनकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी देखी जाती है, तो ये चीजें थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज का काम करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा लिसनर्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ पॉइंट, यानी कि टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। पहला है फीचर्स, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम्स रेदर देन ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट। टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, यानी कि टीम्स के अराउंड ऑर्गेनाइज करना, ना कि ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट में। और टीम्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट के लिए। एडवांटेज क्या बोला गया है, कोलैबोरेशन होता है इसमें, इंकरेजेस टीम वर्क एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीम वर्क को बढ़ाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी ये मिल करके सॉल्व करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। एजिलिटी क्या होता है, टीम्स कैन क्विकली अडॉप्ट टू चेंजेस एंड न्यू चैलेंजेस। तो बोला गया जो टीम होती है क्विकली चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है और नए चैलेंजेस को भी। डिसएडवांटेज कोऑर्डिनेशन होता है, अथॉरिटी इशू होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए लाइन और स्ट्रक्चर भी और स्टाफ और स्ट्रक्चर भी आ जाता है। बेसिकली लाइन मैं आपको बताऊंगी अभी बेसिकली ये होता क्या है। तो इसमें कंबाइंड फीचर्स बोला गया है कि कंबाइंस डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप लाइन विद एडवाइजरी सपोर्टिव रोल्स स्टाफ। line managers have direct control over production and operations while staff managers provide specialized support। ये दोनों होते हैं इसमें। मतलब क्या है, ये क्या करता है कि लाइन और जो भी आपके स्टाफ होते हैं उनको कंबाइन करके रखता है, और लाइन मैनेजर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन पे, और स्टाफ मैनेजर्स का वो स्पेशलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लाइन स्ट्रक्चर में बेसिकली जैसे लिसनर्स हम आर्मी वगैरह में देखते हैं, जैसे एक चीज लाइन में होती है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी वही चीज होती है, बस उसी से रिलेट करता है ये थोड़ा बहुत। तो इसमें बोला गया कि लाइन मैनेजर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन पे। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस की बात करें तो एक्सपर्टाइज, यानी कि बोला गया है कि एक्सपर्ट होते हैं, यानी स्टाफ फंक्शन जो भी होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सपोर्ट होता है उनके पास, तो वो एक्सपर्ट होते हैं उसमें। एफिशिएंसी इनकी ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि क्लियर डिवीजन होता है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑपरेशनल और सपोर्ट रोल्स भी होते हैं इनका, तो उस तरीके से होता है। डिसएडवांटेज कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन स्टाफ रोल्स। अब दोनों जाहिर सी बात है, लाइन स्ट्रक्चर अलग, स्टाफ स्ट्रक्चर अलग, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और डिसीजन मेकिंग में हमारा डिले भी हो सकता है, यानी डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 9, सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। फीचर्स हायरार्किकल बट विथ अ सर्कुलर लेआउट, एम्फसाइजिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। हायरार्की होती है इसमें, लेकिन एक सर्कुलर लेआउट के थ्रू। बोला गया ये ज्यादा जोर देता है कम्युनिकेशन पर और कोलैबोरेशन पर।
सेंट्रल मैनेजमेंट इज सराउंडेड बाय अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। सेंट्रल मैनेजमेंट के आसपास भी बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं और एम्प्लॉयज होती हैं। यानी नेक्स्ट हम एडवांटेज की बात करें तो कम्युनिकेशन आ जाता है पहला, यानी प्रमोट्स ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, आप बोल सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो। कोलैबोरेशन की भी भावना रखते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिविटी, यानी कि इंकरेजेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी लेवल्स है हमारे पास, यानी जो भी इस स्ट्रक्चर में जो भी हमारे टॉप मिडिल लोअर लेवल है, सबको पार्टिसिपेट करने को इसमें इंकरेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या है, एम्बिगिटी का मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लेस क्लियर, यानी ये पता ही नहीं होता है किसको क्या करना है, किसका क्या रोल है, किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको नहीं पता होती है, ज्यादा क्लियर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, तो कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट, यहाँ पर मैनेज करना डिफिकल्ट होता है और कोऑर्डिनेट करना भी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी वर्चुअल स्ट्रक्चर, ये हमारा लास्ट है इसका। यानी कि बात करें वर्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फीचर्स की बात करें तो ऑपरेट्स primarily ऑनलाइन with employees working remotely, relies heavily on digital communication and collaboration tools। बोला गया है ये बेसिकली हम इसको ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और जो भी वर्किंग बोला गया है कि विथ एम्प्लॉयज के साथ, और जो कि रिमोटली वर्क करते हैं, यानी कि किस एरिया में जाना है, और ज्यादातर ये रिलाय होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन टूल्स पे। एडवांटेजेस की बात कर लें तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी चेंजेबल होता है, यानी एम्प्लॉयज कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर लीडिंग टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी जो एम्प्लॉय होता है कहीं से भी काम कर सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे आप कंपनी में देखोगे अपने एम्प्लॉयज को दूसरी जगह भेज देते हैं तो वहां से भी वो काम कर लेते हैं। कॉस्ट सेविंग, यानी रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल ऑफिस स्पेस एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, यानी कि इसमें कॉस्ट सेविंग होता है क्योंकि इसमें फिजिकल ऑफिस स्पेस देने की आपको जरूरत नहीं कि ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज होंगे आएंगे काम करेंगे, उस तरीके का कोई इसमें कुछ भी नहीं होता है और ना ही कॉस्ट लगती है। डिसएडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन चैलेंजेस होता है, यानी कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन एंड सेंस ऑफ आइसोलेशन। भाई जाहिर सी बात है, दूर है व्यक्ति बैठा हुआ वहां पर काम कर रहा है तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ये सेंस ऑफ आइसोलेशन हो सकता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट। मोर डिफिकल्ट टू मैनेज एंड मॉनिटर रिमोट एम्प्लॉयज, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना और मॉनिटर करना रिमोट एम्प्लॉयज को। तो लिसनर्स ये था आपका जो भी स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इस पे यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी बीकॉम की हैं। 11th 12th के बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें भी आपके 11th 12th में मिल जाती हैं। बस ये रहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा कम। तो आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको फिर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।